हेलो एवरीवन, नीट गुरु क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम माइंड मैप देखेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। ठीक है, तो ये मैंने पूरा माइंड मैप बना रखा है और इसको हम पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो इसके पहले आपको पता है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक का माइंड मैप मैं बना चुका हूँ। ठीक, तो उसको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज हम चैप्टर 6 का माइंड मैप देखेंगे। तो ये चैप्टर 6 का माइंड मैप है और हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो वर्ड होता है एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब होता है कि इंटरनल स्टडी करना, यानी किसी चीज की अंदर की चीजों को बारे में पढ़ना। ठीक, तो आज हम प्लांट के अंदर की चीजों के बारे में पढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे हम टिश्यू से। तो जो प्लांट में टिश्यूज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जो होता है ये डिवाइड कर सकता है, कैन डिवाइड, और परमानेंट जो होते हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो परमानेंट कांट डिवाइड। अब पहले हम मेरिस्टेमेटिक पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट को पढ़ देंगे। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये डिवाइड कर सकते हैं, इनमें दो हैं। पहले जो बनेगा उसे हम प्राइमरी कहेंगे यानी 1 डिग्री, और जो बाद में बनेगा उसे हम सेकेंडरी मेरिस्टम कहेंगे यानी 2 डिग्री। अब जो प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एपिकल और इंटरकैलरी। एपिकल मतलब होता है जो टिप पे पाए जाए, जैसे ये पेन है, इस पेन के टिप पे यानी इस जगह पे पाए जाए उनको एपिकल कहते हैं। एपिकल में शूट एपिकल मेरिस्टम जो कि शूट के टिप पे पाया जाएगा, रूट एपिकल मेरिस्टम जो कि रूट के टिप पे पाया जाएगा। ठीक, अब जो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है जब ये बनता होता है तो कुछ सेल्स जो होती हैं छूट जाती हैं, सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फॉर्म एक्सिलरी बड। जो सेल्स छूट जाती हैं वही एक्सिलरी बड बनाती हैं। ठीक, तो शूट एपिकल मेरिस्टम से एक्सिलरी बड बनता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होते हैं ये मैच्योर टिश्यूज के बीच में रहते हैं। मैच्योर मतलब जो डिवाइड नहीं कर सकते, उस टाइप के टिश्यूज के बीच में जो मेरिस्टम होता है उसे हम इंटरकैलरी कहते हैं। एग्जांपल है ग्रास। जब गाय या भैंस जो होती है ग्रास को खा लेती है तो ग्रास दोबारा उग जाती है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है उसमें। तो ये हो गया प्राइमरी के बारे में। अब आते हैं सेकेंडरी पे। सेकेंडरी को हम लेटरल मेरिस्टम भी कहते हैं। और जो भी कैम्बियम होता है जैसे कॉर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, ये सब अभी आगे पढ़ेंगे आप। तो जो भी कैम्बियम होते हैं, ऑल कैम्बियम आर सेकेंडरी, वो सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं। ठीक, तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आते हैं परमानेंट पे। हाँ, तो इधर आ जाते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज भी दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वो परमानेंट टिश्यूज होते हैं जिसमें एक ही तरह की सेल होती हैं, सिंगल टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही तरह की सेल होती हैं और ये 3 तरह के पाए जाते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। थोड़ा जूम कर देते हैं फिर इसको पढ़ते हैं। हाँ, तो ये सिंपल में 3 आते हैं। पहला है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की सेल्स जो होती हैं वो आइसो डायमेट्रिक होती हैं। आइसो मतलब सेम, डायमेट्रिक मतलब डायमीटर, तो सेम साइज की होती है, लगभग सेम डायमीटर की। ठीक, लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस या फिर बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं है। फंक्शंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टोरेज और सिक्रेशन, ये सारे काम पैरेन्काइमा को होते हैं। फिर आते हैं कोलेनकाइमा पे। कोलेनकाइमा हैव थिक कॉर्नर्स ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। कोलेनकाइमा जो सेल्स होती हैं उनमें कॉर्नर्स जो होते हैं वो थिक होते हैं क्योंकि उसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन डिपॉजिट होता है। ठीक, इसके अलावा इंटरसेलुलर स्पेस होते ही नहीं है, एब्सेंट, और फंक्शन जो होता है वो सपोर्ट का होता है। फिर आते हैं स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा लॉन्ग और नैरो सेल्स होती हैं, ये थिक होती हैं और लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, यानी सेल वॉल जो होती है वो लिग्निन की बनी हुई होती है, लिग्निन होता है उसमें। ठीक, डिपॉजिट होता है विथ पिट्स, और पिट भी पाए जाते हैं। पिट मतलब छेद या गड्ढे कह लीजिए। तो ठीक है, इसकी सेल वॉल में पिट पाए जाते हैं। अब स्क्लेरेन्काइमा जो होती है वो दो तरह की पाई जाती हैं, फाइबर और स्क्लेराइड्स। और स्क्लेराइड्स जो होती हैं उनमें ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन मतलब होता है स्पेस, खाली जगह। तो स्क्लेराइड्स जो होती है उनमें ल्यूमेन पाया जाता है। फंक्शन क्या हो गया, सपोर्ट। ठीक, तो स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों के फंक्शन सेम होते हैं। ठीक, तो ये हो गए 3 तरह के सिंपल सेल्स जिसमें एक ही तरह के पाए जाते हैं सेल्स। ठीक है, तो परमानेंट में हमने सिंपल पढ़ लिया। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। और कॉम्प्लेक्स के 2 केसेस हमें पढ़ने हैं, पहला है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो एक एक करके दोनों पढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले आते हैं जाइलम पे। जो जाइलम होता है ये कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, इसका काम होता है वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना। इसके 4 पार्ट होते हैं, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। जो ट्रैकिड्स होते हैं ये डेड होते हैं, यही एक चीज याद रखनी है इसके बारे में। वेसल जो होते हैं डेड होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है वेसल के बारे में, नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, नीट में कई बार पूछा गया। ठीक, तो वेसल जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते। ठीक, जाइलम फाइबर जो होते हैं वो भी डेड होते हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा एक अकेला लिविंग होता है, इसमें स्टोरेज का काम होता है, स्टोर स्टार्च, फैट और टैनिन स्टोर करता है।
रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर इज बाय रे पैरेनकाइमा सेल। रेडियल कंडक्शन मतलब होता है कि साइड साइड को, ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं, बगल बगल को। जो रेडियल कंडक्शन होता है सेल उसका वाटर का, वो रे पैरेनकाइमा सेल्स के द्वारा होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रैकिड, वेसल, फाइबर तीनों डेड है और पैरेनकाइमा एक अकेला है जाइलम में जो कि लिविंग होता है, ठीक। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है भी, ट्रैकिड्स एंड वेसल ट्रांसपोर्ट वाटर। जो ट्रांसपोर्ट वाटर का ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो बेसिकली ट्रैकिड और वेसल ज्यादा करती हैं, ठीक है। इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, तो ट्रैकिड वेसल मेनली ट्रांसपोर्ट वाटर। अब जाइलम जो पहले बनता है उसे कहते हैं प्राइमरी जाइलम, ठीक है। अब प्राइमरी जाइलम दो तरह के होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो होता है वो पहले बना होता है, मेटाजाइलम जो होता है वो बाद में बना होता है, ठीक है। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, अरेंजमेंट। जो ये पार्ट है, ये एक स्टेम को हमने काट के रखा है, ठीक है। एक स्टेम को हम काट देते हैं और जो एकदम सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम पिथ कहते हैं। अब अगर अंदर की ओर प्रोटोजाइलम है और बाहर की ओर मेटाजाइलम है तो इसको हम कहेंगे एंड आर्च अरेंजमेंट, ठीक। स्टेम में देखा जाता है, अंदर की ओर प्रोटोजाइलम यानी पिथ की तरफ प्रोटोजाइलम। अब प्रोटोजाइलम अगर बाहर की तरफ हो और मेटाजाइलम अंदर की तरफ हो तो उसको कहेंगे एक्सार्च अरेंजमेंट, जो कि रूट में देखा जाता है, ठीक। तो आप बेसिकली ये याद रखिएगा, अगर प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है तो एंड आर्च, और अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो एक्सार्च। अब एक्सार्च जो है रूट में देखा जाएगा, एंड आर्च जो है स्टेम में देखा जाएगा। पिथ क्या होता है, सेंट्रल पार्ट, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा। तो अब हमने जाइलम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फूड। अब फ्लोएम में थोड़ा अलग अरेंजमेंट है, जैसे जिम्नोस्पर्म के जो फ्लोएम होता है उसमें चार चीजें पाई जाती हैं, सीव सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर। एंजियोस्पर्म जो है उसमें सीव ट्यूब्स पाई जाती हैं, ठीक है, सीव ट्यूब्स। फिर दूसरा है कंपेनियन सेल्स, तीसरा है फ्लोएम पैरेनकाइमा और चौथा फ्लोएम फाइबर। ध्यान रखिएगा, पहले मैंने यहाँ लिखा है, दूसरा यहाँ पे लिखा है, ठीक है, क्योंकि फिगर थोड़ा समझाना था। तो एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स पाई जाती है, जबकि जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब कंपेनियन सेल नहीं होंगी, यहाँ पे सीव सेल्स होंगी और एल्बुमिनस सेल्स होंगी, ठीक है। तो अलग अलग है दोनों, ध्यान रखिएगा। अब जिम्नोस्पर्म के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, एंजियो के बारे में पढ़ना है। जो सीव ट्यूब्स होती हैं इनमें न्यूक्लियस होता नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर जो कंपेनियन सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, कंट्रोल फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब। इनके पास न्यूक्लियस होता है तो ये क्या करती हैं, सीव ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। तो ये है सीव ट्यूब, ये वाली जिसमें ल्यूमन बना हुआ है, लार्ज वैक्यूल, ठीक, इसमें लार्ज वैक्यूल पाया जाता है सीव ट्यूब में। तो ये सीव ट्यूब है और ये जो सी टाइप की बनी हुई ये कंपेनियन सेल है। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई होंगी, किसके थ्रू, पिट फील्ड के थ्रू। यहाँ पे ब्लैक डॉट मैंने बनाया है पिट फील्ड, इसी के थ्रू ये दोनों जुड़ी हुई होंगी। और जो कंपेनियन सेल होगी ये फंक्शन को कंट्रोल करेगी सीव ट्यूब के, ठीक है। तो ये हो गया सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो कि एक दूसरे के साथ काम करती है। फिर नीचे आता है पैरेनकाइमा, फ्लोएम पैरेनकाइमा। स्टोर फूड, रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज एक्सेट्रा एब्सेंट इन मोनोकॉट। तो फ्लोएम पैरेनकाइमा जो होता है मोनोकॉट में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में जनरली फ्लोएम फाइबर्स नहीं देखने को मिलते हैं, ये डेड होते हैं। और इनका यूज देखिए, जूट, फ्लैक्स और हेम्प बनाने में इनका यूज होता है। ये फ्लैक्स है, ठीक है, एक्स फ्लैक्स। तो जूट, फ्लैक्स और हेम्प बनाने में इनका यूज होता है। तो ये हो गया पैरेनकाइमा के बारे में चीजें, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो चार चीजें, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर, जो भी थी इंपॉर्टेंट था सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब प्राइमरी फ्लोएम भी दो तरह का होता है, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, ध्यान रखिएगा। तो प्रोटोफ्लोएम जो होता है उसमें नैरो सेव ट्यूब्स पाई जाती हैं, पतली सेव ट्यूब्स। और जो मेटाफ्लोएम है इसमें लार्ज सेव ट्यूब्स यानी बड़ी ट्यूब्स पाई जाती हैं, ठीक। तो ये दोनों डिफरेंस है, प्रोटो में कम पाई जाएगी और नैरो पाई जाएगी, और मेटाफ्लोएम जो है उसमें लार्ज पाई जाएगी, ठीक। तो ये हो गया जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो ये हमारा पेज 2 हो गया, 4 पेज का है ये, पेज 1 और पेज 2 हमने पढ़ दिया। हम नीचे की ओर आते हैं, एक्चुअली इसको फोल्ड करना बहुत ही मुश्किल है, हाँ, ठीक है। हमने टिश्यू के बारे में पढ़ दिया, अब हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। ये आता है टिश्यू सिस्टम, ठीक। जो टिश्यू सिस्टम होता है, 3 तरह के टिश्यू सिस्टम देखे जाते हैं प्लांट में, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक। तीनों के बारे में पढ़ना है। पहला आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। हाँ, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में 3 पार्ट, पहला एपिडर्मिस, फिर स्टोमेटा और तीसरा एपिडर्मल हेयर। यही 3 चीजें पाई जाती हैं एपिडर्मिस में, ठीक। तो जो एपिडर्मिस होता है
मे हैव क्यूटिकल, इसके ऊपर क्यूटिकल पाई जा सकती है, जो कि रूट्स में नहीं होती। क्यूटिकल जो होती है एक वैक्सी लेयर होती है, पानी का लॉस जो होता है उसको कम करने के लिए वैक्स की बनी हुई लेयर होती है, ठीक है। तो एपिडर्मिस में क्यूटिकल हो सकती है, जो कि रूट में नहीं देखने को मिलेगी, स्टेम और शूट और लीव्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। क्यूटिकल लेयर एबव इट। स्टोमेटा के बारे में क्या ध्यान रखना है, ट्रांसपीरेशन और गैसियस एक्सचेंज इसका फंक्शन होता है, और इसका जो फिगर है ये ध्यान रखिएगा, इसको मैं, हाँ अब दिख रहा होगा आपको, जो फिगर है इसमें आप देख रहे हैं ये स्टोमेटा का, ये है गार्ड सेल, ठीक। गार्ड सेल को जो सराउंड कर रही है वो है सब्सिडियरी सेल, और जो सबसे अंदर है ये स्टोमेटल पोर है। अब एक चीज यहाँ पे मैंने बना के शो किया है कि जो इनर वॉल है स्टोमेटा की ये ज्यादा मोटी है बाहर वाली की, ठीक है। तो गार्ड सेल में दो वॉल पाई जाती है ना, ये अंदर वाली वॉल है, फिर यहाँ से ये बाहर वाली, तो अंदर वाली वॉल जो होती है वो ज्यादा मोटी होती है, ठीक। तो इनर वॉल इज थिक, ये ध्यान रखिएगा। अब सब्सिडियरी, गार्ड सेल और स्टोमेटल पोर, इन तीनों को मिला के हम स्टोमेटल अपर्चर कहते हैं, ठीक। एक पॉइंट यहाँ पे है, ग्रासेस हैव डम्बल शेप्ड गार्ड सेल। ग्रास जो होती है उसमें डम्बल शेप का गार्ड सेल होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे आपने देखा ये बीन के शेप का है, जैसे किडनी होती है बीन शेप, वैसे ये है। लेकिन जो ग्रासेस होती हैं यानी कि मोनोकॉट्स, उसमें डम्बल शेप्ड गार्ड सेल होते हैं, ठीक है। ग्रास जो होता है मोनोकॉट का एग्जाम्पल है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ मोनोकॉट जो होते हैं उनमें डम्बल शेप का गार्ड सेल पाया जाता है, ठीक। तो हमने पढ़ लिया एपिडर्मिस, स्टोमेटा। अब आते हैं एपिडर्मल हेयर पे। एपिडर्मल हेयर दो तरह के होते हैं, रूट हेयर और स्टेम हेयर। रूट हेयर जो कि रूट पे पाए जाते हैं वो तो बहुत ही आसान है, यूनिसेलुलर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्टेम हेयर्स को हम ट्राइकोम्स बोलते हैं, ठीक है, स्टेम पे पाए जाते हैं, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये भी। तो ये हो गया हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक। हाँ, हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया। अब आते हैं हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल टिश्यूज अदर देन एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के अलावा जो भी टिश्यू होता है सब ग्राउंड टिश्यू के अंदर आता है। इसका एग्जांपल है कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेस, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जो हैं वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आती हैं। ऑल हैव पैरेनकाइमा सेल्स, और ये सारे पैरेनकाइमा सेल्स की बनी हुई होती है, ठीक है। आपने तीन तरह की अभी ऊपर सेल्स पढ़ी थी ना, पैरेनकाइमा, कोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तो ये पैरेनकाइमा बनी होती है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेस, ठीक है। तो ये हो गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब आते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है इसमें जाइलम और फ्लोएम दो चीजें आती हैं, ठीक। कंसिस्ट ऑफ जाइलम और फ्लोएम। अब ये एक वेस्कुलर टिश्यू है और ये भी एक वेस्कुलर टिश्यू है, ऊपर वाला फ्लोएम है, नीचे वाला जाइलम है, दोनों में, ठीक। अब फ्लोएम और जाइलम के बीच में अगर कैम्बियम पाया जाएगा तो उसे हम कहेंगे कॉन्जाइंट ओपन टाइप, ठीक। वेस्कुलर बंडम कैसा हो गया, कॉन्जाइंट ओपन, और ये डाइकॉट में देखने को मिलता है। अगर फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम नहीं पाया जाएगा तो इसको हम बोलेंगे कॉन्जाइंट क्लोज्ड, जो कि मोनोकॉट में देखने को मिलता है। अब जो कैम्बियम होता है ये सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। सेकेंडरी ग्रोथ अभी पढ़ेंगे आप, मोटाई बढ़ाना, किसी पेड़ की जो होती है मोटाई जब बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो कैम्बियम जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। तो डाइकॉट में कैम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, अब मोनोकॉट में कैम्बियम है नहीं तो नो सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो मोनोकॉट वाले प्लांट जो होते हैं वो ज्यादा मोटे नहीं हो सकते हैं, ठीक। तो डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, मोनोकॉट में नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एक चीज और है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में तीसरा अरेंजमेंट है जिसमें जो जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, एक के बाद एक होता है। जैसे जाइलम यहाँ, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, इस टाइप से। इसको कहते हैं रेडियल अरेंजमेंट, और ये देखा जाता है रूट्स में, रूट में देखने मिलता है, ठीक। आर से रेडियल, आर से रूट, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये तीन तरह के वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम मैंने पढ़ा है आपको, कॉन्जाइंट क्लोज, कॉन्जाइंट ओपन और रेडियल। ये तीनों बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये जो टिश्यू सिस्टम का टॉपिक था, एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर टिश्यू, तीनों हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एनाटॉमी, और सबसे पहले पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। हाँ, अब आ गया, तो हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट जैसे ये एक पेड़ है, अब पेड़ को यहां से हमने काट दिया, ये इस पार्ट से, ऐसे यहां से हमने काट दिया इस पेड़ को, तो इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक। अब इसमें क्या क्या चीजें दिखेंगे, डाइकॉट रूट को देख रहे हैं, पहले हम रूट को काट रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले बाहर वाले लेयर होगी इसको कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक। एपिडर्मिस पे रूट हेयर्स देखने को मिलेंगे, अभी आपने ऊपर पढ़ा था। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर जब हम आएंगे तो हमें ये ब्लैक वाली लेयर देखने को मिलेगी जो इस टाइप से, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स,
चार छह लेयर की, मतलब पूरी चार छह लेयर एक दूसरे में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक। इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की जो आखिरी लेयर होती है सबसे अंदर वाली, इसको कहते हैं एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स की ही लेयर है, कॉर्टेक्स की आखिरी लेयर जो होती है उसको एंडोडर्मिस कहते हैं, ठीक है। एंडोडर्मिस होती है, इनमें बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं, ठीक। बैरल शेप की सेल्स होती हैं, हैव सुबेरिन डिपॉजिट विच फॉर्म कैस्पेरियन स्ट्रिप। और एंडोडर्मिस जो होता है, इस पर सुबेरिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनती हैं, ठीक। तो एंडोडर्मिस जो होती है बैरल शेप सेल होती है, और जो बात ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है ये है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है वो एंडोडर्मिस में ही बनती है, सुबेरिन के डिपॉजिट की वजह से, ठीक। ये पॉइंट नीट में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो सबसे पहले हमें एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, उसके अंदर जो सेल्स आएंगे वो है पेरीसाइकल। अब पेरीसाइकल जो होती है फॉर्म वेस्कुलर कैम्बियम एंड लेटरल रूट्स, इन्हीं से वेस्कुलर कैम्बियम और लेटरल रूट्स बनता है, ठीक। और ये होते हैं वेस्कुलर बंडल्स। ये चारों जो दिख रहे हैं वेस्कुलर बंडल होते हैं। वेस्कुलर बंडल कितने पाए जाएंगे डाइकॉट रूट में? 2 से 4। तो ये ध्यान रखिएगा, डाइकॉट रूट में जो वेस्कुलर बंडल है वो 2 से 4 दिखेगा। अब जो बीच की जगह है, ये जो खाली जगह है जिसमें काफी सारी सेल्स हैं, इसको हम कहते हैं पिथ, और ये काफी स्मॉल होता है डाइकॉट रूट के केस में, ठीक। तो बस इतनी ही चीजें कुल आपको डाइकॉट रूट के बारे में ध्यान देनी थी। अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। तो अब आप देख रहे हैं मोनोकॉट रूट काफी छोटा है। एक सेकंड, सॉरी सेट नहीं हो पा रहा है, इसको मैं इधर कर देता हूँ, अब से दिख रहा होगा। तो एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट, जब जो आपने डाइकॉट रूट में पढ़ा था लगभग सारी चीजें उसी तरह से होती हैं, ठीक है। अब कुछ अलग चीजें वो देखेंगे। तो एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट सिमिलर टू डाइकॉट रूट एक्सेप्ट क्या होता है, पिथ इज लार्ज, पिथ जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक। तो यहाँ जो पिथ है ये छोटा सा है, लेकिन मोनोकॉट में क्या होगा, ये बड़ा सा होगा पिथ। दूसरा पॉइंट क्या है, मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। तो 6 से ज्यादा वेस्कुलर बंडल होते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ 4 हैं, 1 2 3 4, लेकिन मोनोकॉट में क्या होंगे, 6 या 6 से ज्यादा होंगे, ठीक। अब एक वर्ड आता है स्टील, एनसीईआरटी कभी कभी पूछ लेता है। स्टील जो होता है इसे वीपीपी हम कहते हैं, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है। वी से होता है वेस्कुलर बंडल, पी से होता है पेरीसाइकिल, और पी से पिथ। तो वेस्कुलर बंडल, पेरीसाइकिल, पिथ मिला के तीनों को स्टील बोला जाता है, ठीक है। तो स्टील वर्ड ध्यान रखिएगा, वीपीपी होता है, वेस्कुलर बंडल, पेरीसाइकिल और पिथ, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं। अब आता है डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी। रूट की हमने पढ़ ली, अब आती है स्टेम की एनाटॉमी। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। स्टेम की एनाटॉमी में आपको, एक सेकंड, तो अब आता है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। स्टेम की एनाटॉमी में आपको सबसे पहले ये ब्लैक वाली लेयर जो होती है ये तो एपिडर्मिस ही है। इसके ऊपर आपको स्टेम हेयर्स दिखेंगे, ट्राइकोम्स जिसको बोले थे आप, और एपिडर्मिस के ऊपर आपको क्यूटिकल देखने मिलेगी, ठीक है। स्टेम में ही क्यूटिकल देखने मिलती है, स्टेम और लीफ में। अब जो इसका कॉर्टेक्स होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती हैं। पहले ही सबसे ऊपर वाली हाइपोडर्मिस कहते हैं, बीच वाली लेयर को कॉर्टिकल सेल्स कहते हैं, और एकदम आखिरी वाली एंडोडर्मिस, ठीक है। अब एंडोडर्मिस को यहाँ पे हम स्टार्च सीथ बोलते हैं डाइकॉट स्टेम के केस में, ठीक, और कहीं ना बोलिएगा। एंडोडर्मिस को डाइकॉट स्टेम के केस में हम स्टार्च सीथ बोलते हैं, क्योंकि ये रिच इन स्टार्च, स्टार्च बहुत ज्यादा होते हैं इसमें, ठीक। अब कॉर्टेक्स के अंदर हम जब आते हैं तो पेरीसाइकिल मिलता है, ठीक। अब ये पेरीसाइकिल हो गया, और इसके अंदर आते हैं तो पिथ मिलता है। अब यहाँ पे जो पेरीसाइकिल होता है ये, इसके अलावा ये पेरीसाइकिल हो गया, पेरीसाइकिल जस्ट अंदर पैरेनकाइमा सेल्स पाई जाती हैं, और ये पैरेनकाइमा सेल्स जो होती हैं फॉर्म मेडुलरी रे बनाने के लिए हेल्प करती हैं, ठीक। अब वेस्कुलर बंडल देखिए रिंग अरेंजमेंट में है, ये चीज ध्यान रख रहे हैं आप, ठीक है। जैसे एक रिंग होती है वैसे ही अरेंजमेंट में है, तो ये वेस्कुलर बंडल जो होते हैं इनका रिंग अरेंजमेंट होता है डाइकॉट स्टेम में, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम हो गई। अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में हैव लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड अरेंजमेंट होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा था ये इस पार्ट में तो रिंग अरेंजमेंट हमें देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे हमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, बिखरे हुए। पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल और स्मॉलर, जो किनारे की तरफ होंगे वो स्मॉलर होंगे, जो बीच में होंगे वो लार्जर होंगे, ठीक है। तो पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल आर स्मॉलर देन सेंट्रल वन जो होते हैं सेंटर पे जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, ठीक। तो ये हो गया पूरा का पूरा एनाटॉमी आपका, मतलब पूरा चैप्टर अभी नहीं खत्म हुआ है, लेकिन एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट, और डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम। तो काफी आसान है अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो।
क्योंकि आप एनसीईआरटी अगर पढ़ने लगे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स लगने लगता है आपको। ठीक है, तो यहाँ मैंने चीज़ों को काफ़ी आसान कर दिया है। तो एक आखिरी पेज हमारा बचा है, तीन तीन पेज हमने पढ़ लिया। लास्ट पेज अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक। तो ये पूरा सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक है। और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज इन गर्थ इज सेकेंडरी ग्रोथ। गर्थ मतलब होता है मोटाई बढ़ना। ठीक है, तो प्लांट की जो मोटाई बढ़ती है उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। मोनोकॉट में नहीं पाई जाएगी, ये चीज मैंने आपको समझा दिया था। सेकेंडरी ग्रोथ दो तरीके से होती है, वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से, कॉर कैम्बियम की वजह से। तो पहले हम पढ़ते हैं वेस्कुलर कैम्बियम वाला। ठीक, तो जूम इन कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम तो ये होता है, वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये मान लीजिए जाइलम है इस साइड और इस साइड फ्लोएम है, इसके बीच में जो कैम्बियम है उसको इंटरफेसिकुलर बोलेंगे। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर का कैम्बियम है इसको इंट्राफेसिकुलर बोलेंगे। इंट्रा मतलब किसी दो के बीच में, जैसे एक ये इन दोनों के बीच में जो है वो इंट्रा है। और इंटर मतलब किसी एक ही के अंदर, तो ये और ये इसके अंदर इंटर है। ठीक है, तो दो दो पार्ट होते हैं, इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर, इन्हीं दोनों से वेस्कुलर कैम्बियम बना होता है। एनुअल रिंग्स, अच्छा ये पहले इसको पढ़ लेते हैं तब एनुअल रिंग समझ में आएगी। अब कैम्बियम की एक्टिविटी जो होती है वो चेंज होती है। जैसे स्प्रिंग सीजन जो होता है उसमें कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होता है तो बहुत ज़्यादा सेल्स बनाता है। ठीक, ऑटम सीजन में कम एक्टिव होता है इसलिए कम सेल्स बनाता है। इसी वजह से हमारे पास दो तरह की वुड आती हैं, स्प्रिंग या फिर अर्ली वुड, और ऑटम या फिर लेट वुड। स्प्रिंग वुड की बात करें तो कैम्बियम इज मोर एक्टिव, कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होता है। ऑटम सीजन जो होता है इसमें कैम्बियम लेस एक्टिव होता है। स्प्रिंग में ल्यूमेन ऑफ वेसल इज वाइड, जो वेसल्स बनती हैं उनका ल्यूमेन बड़ा होता है, और ऑटम सीजन में ल्यूमेन ऑफ वेसल इज नैरो। ठीक, स्प्रिंग वुड जो होती है लाइट कलर्ड होती है जबकि ये डार्क कलर्ड होती है, और स्प्रिंग जो होती है ये लो डेंसिटी होती है। ठीक है, जबकि ऑटम वाली जो होती है वो हाई डेंसिटी होती है। तो हमें दो तरह की मतलब वुड देखने को मिलती है, एक होती है स्प्रिंग और एक होती है ऑटम। और ये वुड्स क्यों बनती है? क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है स्प्रिंग में ज़्यादा एक्टिव होता है, ऑटम में कम एक्टिव होता है। ठीक, यही रीज़न है इसका। अच्छा, इसके अलावा दो और तरह की वुड मिलते हैं, इसको कहते हैं हार्ट वुड और सैप वुड। जो पुराने ट्रीज होते हैं, ओल्ड ट्रीज, इसमें जो सेकेंडरी जाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन, ये डार्क ब्राउन कलर का होता है ड्यू टू टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम एंड एरोमेटिक सब्सटेंस एंड एसेंशियल ऑयल। इतनी चीजें डिपॉजिट हो जाती हैं, इसी वजह से ये डार्क कलर का हो जाता है और बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। और ये बीच में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट के बीच में। इसको हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है, डोंट कंडक्ट वाटर, वाटर नहीं कंडक्ट करता है। ठीक, तो ये हार्डवुड जो होती है प्लांट के बीच में पाई जाती हैं, पुराने ट्रीज में पाई जाती हैं, और सेकेंडरी जाइलम पे डिपोजिशन की वजह से बनती हैं। ठीक, जो सैपवुड होती हैं अकर्स इन पेरिफेरल रीजन, पेरिफेरल मतलब किनारे किनारे साइड में पाई जाती हैं, लाइट कलर्ड होती हैं और कंडक्ट है वाटर एंड मिनरल। ठीक, तो हमें चार तरह के वुड देखने हैं, एक स्प्रिंग, ऑटम, हर्ट और सैप। अब पढ़ते हैं एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स क्या होती है? रिंग्स फॉर्म बाई ऑटम प्लस स्प्रिंग वुड। रिंग्स जो होती हैं वो ऑटम और स्प्रिंग वुड के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, और इसी को कहते हैं एनुअल रिंग। गिव्स अप्रॉक्स एज ऑफ प्लांट, ये क्या देती हैं? अप्रॉक्सीमेट कितनी एज का प्लांट है। जैसे एक साल में आपको एक मतलब एक ऑटम रिंग देखने को मिल जाएगी और एक स्प्रिंग रिंग देखने को मिल जाएगी। तो अगर दो रिंग देखने को मिलेगी तो आप बोलेंगे कि एक साल का प्लांट है। ठीक है, तो एनुअल रिंग को काउंट करके हम प्लांट की एज बता सकते हैं। ठीक, और एनुअल रिंग बनती कैसे है? ऑटम और स्प्रिंग वुड से। ठीक, लाइनिंग बन जाती है, उसी कहते हैं रिंग। तो ये हो गई एनुअल रिंग। अब आते हैं कॉर कैम्बियम की वजह से जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कॉर कैम्बियम जो होता है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक इसका काफी बड़ा है और समझने लायक है, लेकिन फैक्ट इसमें बहुत कम है। जैसे पेरीडर्म आता है, पेरीडर्म हम पीपीपी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म हमने डेवलप कर दिया है। पहला पी होता है फेलोजन, फिर रहता है फेलम और तीसरा फेलोडर्म। तो पेरीडर्म क्या होता है? पीपीपी, पहला है फेलोजन। फेलोजन क्या होता है? कॉर कैम्बियम को फेलोजन कहते हैं। फेलम क्या होता है? कॉर्क होता है। फेलोडर्म क्या होता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है। तो पेरीडर्म ध्यान रखिएगा। अब आता है बार्क। बार्क जो होता है पेरीडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम को मिला के कहते हैं, तो बार्क इज पेरीडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक, अब लेंटिसल्स भी बनते हैं कॉर कैम्बियम के जैसे। लेंटिसल क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं इन स्टेम फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैस के एक्सचेंज करने के लिए। ठीक, तो ये होता है कॉर कैम्बियम वाला पार्ट। ठीक, अब आखिरी पार्ट जो बचा हमारा इस चैप्टर का वो है लीफ। तो हम लीफ के बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा जूम कर दूं, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो हम लीफ के बारे में पढ़ लेते हैं।
दो तरह की लीफ होती है, पहली डाइकॉट और दूसरी मोनोकॉट। ठीक है, तो पहले डाइकॉट पढ़ते हैं। डाइकॉट को डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। ठीक, अब इसमें फिगर देखिए, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्क्वायर टाइप की सेल्स दिख रही हैं सबसे ऊपर, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। जैसे एक बुक होती है उसमें दोनों तरफ कवरिंग होती है, वैसे जो लीफ होती है उसके ऊपर भी कवरिंग होती है, नीचे भी। ऊपर वाले कहते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस, नीचे वाले कहते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये हो गया दोनों तरह की एपिडर्मिस। अब एडेक्सियल एपिडर्मिस पे क्यूटिकल पाई जा सकती है। क्यूटिकल अभी लेयर मैंने बताई थी क्या होती है। अब जो बीच में सेल्स होती हैं, ये सेल्स, इनको कहते हैं मीजोफिल। मीजोफिल और मीजोफिल। ठीक है, मीजोफिल यहाँ पे जो डाइकॉट लीफ होती हैं दो तरह की पाई जाती हैं। एक को कहते हैं पैलिसेड मीजोफिल, ये वाली। ठीक है, पैलिसेड मीजोफिल, जो कि एक दूसरे के एक के बगैर एक पैरेलल अरेंजमेंट होता है। ठीक, तो पैलिसेड मीजोफिल कहते हैं। दूसरी होती है स्पॉन्जी मीजोफिल। स्पॉन्जी मीजोफिल में स्पेसेस बहुत देखने को मिलते हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे कई सारे स्पेस है। मतलब हवा, एयर सैक्स बहुत सारे बन जाते हैं, तो स्पेस स्पॉन्जी मीजोफिल ये होता है। अब स्पॉन्जी मीजोफिल में एयर स्पेसेस दिखाए गए हैं आपको यहाँ पे। अब नीचे वाली लेयर एबाक्सियल एपिडर्मिस। अब ये ध्यान रखिएगा, स्टोमेटा जो होता है वो लोअर सरफेस पे ज्यादा होता है कंपेरिजन टू अपर सरफेस। अपर सरफेस पे देखिए एक को स्टोमेटा नहीं दिख रहे हैं, लोअर सरफेस पे आपको दो दिखाए गए हैं। ठीक है, तो डाइकॉट लीफ में नीचे वाले सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, ऊपर वाले पे हो भी सकते हैं, या फिर अगर होंगे तो बहुत कम होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक, फिर यहाँ पे आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है, और वेस्कुलर बंडल के बगल बगल बंडल शीथ सेल्स होती है। बंडल शीथ सेल्स, शीथ मतलब होता है चादर, बेसिकली वेस्कुलर बंडल को कवर करने के लिए सेल्स होती हैं। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल होता है, उसके जस्ट बगल बंडल शीथ सेल्स होती हैं। यहाँ मैंने ये पॉइंट भी लिख दिया, हैव मोर स्टोमेटा ऑन एबैक्सियल सरफेस। एबैक्सियल सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होता है, ये वाली सॉरी, एबैक्सियल सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होता है। ठीक, तो ये हो गया डाइकॉट लीफ। ठीक है, तो इसमें फिगर ध्यान रखिएगा, उसी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। फिर होता है आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल यानी कि मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ को आइसोबाइलेटरल कहते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है? पहली चीज, इसमें जो बीच की सेल्स होती हैं ये एक ही तरह की होती हैं। यहाँ पे आपने देखा था बीच की सेल्स दो तरह की होती थी, पैलिसेड और स्पॉन्जी, लेकिन यहाँ पे बीच में सेल्स एक ही तरह की होती हैं और सिर्फ इसको मीजोफिल बोल देते हैं। ठीक है, ऊपर की सरफेस एडैक्सियल एपिडर्मिस, नीचे की सरफेस एबैक्सियल एपिडर्मिस, वैसा ही है। स्टोमेटा जो होते हैं यहाँ पे देखिए, नीचे भी दो पाए जा रहे हैं, ऊपर भी दो, तो लगभग सेम स्टोमेटा पाए जाते हैं ऊपर और नीचे। ठीक, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन लगभग सेम पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वेस्कुलर बंडल आपको दिखाए गए हैं। इसके अलावा बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं। यहाँ पे देखिए आप, एडेक्सियल एपिडर्मिस की कुछ सेल्स जो हैं वो काफी बड़ी हो गई हैं। ठीक है, नॉर्मल सेल्स जो होती हैं छोटी हैं, लेकिन कुछ सेल्स जो होती हैं बड़ी हो गई हैं, और जो बड़ी हो जाती हैं इन्हें कहते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। जो बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं लार्ज होती हैं, एम्प्टी होती हैं और कलरलेस होती हैं, और ये एपिडर्मिस की ही सेल्स होती हैं। ठीक, और वे कौन सी एपिडर्मिस? एडेक्सियल एपिडर्मिस, ये वाली। ठीक, तो ये वाली ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आइसोबाइलेटरल लीफ, जो कि मोनोकॉट में पाई जाती है। तो बस हमारा चैप्टर हो गया समाप्त। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर, पूरा का पूरा माइंड मैप। लगभग 25 मिनट लिए हमने और पूरा आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ जो भी चीज़ें हमने पढ़ी। एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा टिश्यू के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा टिश्यू के बारे में, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ी जिसमें हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़े। इसके बाद हमने पढ़ा टिश्यू सिस्टम के बारे में। टिश्यू सिस्टम के बाद हमने पढ़ा एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट। इसके बाद हमने पढ़ा सेकेंडरी जाइलम के बारे में। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, सॉरी, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी, और उसके बाद हमने पढ़ा लीफ के बारे में, जो भी लीफ का स्ट्रक्चर था। तो ये पूरा माइंड मैप है, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगले चैप्टर का माइंड मैप आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, और पीडीएफ जो होगा इस माइंड मैप का वो आखिर में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप जा सकते हैं। अब मेरा काम है इसको मोड़ के रखना, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि ये मुड़ नहीं रहा है सही से। जी खड़ा हो गया ना प्रिंस, फावड़ा ले चलो, जो बगल वाला कब्रिस्तान है उसी में दफना देंगे, फोल्ड ही नहीं हो रहा है।